गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो 3री शताब्दी सीई के मध्य से लेकर 543 सीई तक अस्तित्व में था। अपने चरम पर लगभग 319 से 467 सीई तक इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को कवर किया। इतिहासकारों द्वारा इस काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। साम्राज्य के शासक वंश की स्थापना राजा श्री गुप्त ने की थी। राजवंश के सबसे उल्लेखनीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ थे। 5वीं शताब्दी सी संस्कृत कवि कालिदास ने गुप्तों को भारत के अंदर और बाहर दोनों में लगभग 21 राज्यों पर विजय प्राप्त करने का श्रेय दिया, जिसमें पारसी, हून, कंबोज, पश्चिम और पूर्व ऑक्सस घाटियों में स्थित जनजातियां, किन्नरों के राज्य शामिल हैं, किरिटिस और अन्य। इस अवधि के उच्च बिंदु महान सांस्कृतिक विकास हैं जो मुख्य रूप से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान हुए थे। महाभारत और रामायण जैसे कई साहित्यिक स्रोतों को इस अवधि के दौरान विहित किया गया था। गुप्त काल ने कालिदास, आर्यभट्ट, वरामिहिर और वात्स्यायन जैसे विद्वानों को जन्म दिया जिन्होंने कई शैक्षणिक क्षेत्रों में महान प्रगति की। गुप्त काल में विज्ञान और राजनीतिक प्रशासन नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। इस अवधि ने वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला में उपलब्धियों को जन्म दिया कि रूप और स्वाद के मानकों ने न केवल भारत में बल्कि उसकी सीमाओं से परे कला के पूरे बाद के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया। मजबूत व्यापारिक संबंधों ने भी इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बना दिया और इस क्षेत्र को एक आधार के रूप में स्थापित किया जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में आसपास के राज्यों और क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। माना जाता है कि पुराण, पहले विभिन्न विषयों पर लंबी कविताएं, इस अवधि के आसपास लिखित ग्रंथों के लिए प्रतिबद्ध थे। शासकों द्वारा हिंदू धर्म का पालन किया गया और गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों का विकास हुआ, लेकिन गुप्तों ने अन्य धर्मों के लोगों को भी सहन किया। गुप्त काल में वैदिक यज्ञों को कम किया गया। साम्राज्य अंततः कई कारकों के कारण समाप्त हो गया, जैसे कि क्षेत्र का पर्याप्त नुकसान और अपने स्वयं के पूर्व सामंतों के कारण शाही अधिकार, साथ ही मध्य एशिया से हुना लोगों, किदारियों और अल्चोनहुनों द्वारा आक्रमण। 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर फिर से कई क्षेत्रीय राज्यों का शासन था। मूल गुप्तों की मातृभूमि अनिश्चित है। एक सिद्धांत के अनुसार वे उत्तर प्रदेश के वर्तमान निचले दोआब क्षेत्र में उत्पन्न हुए, जहां प्रारंभिक गुप्त राजाओं के अधिकांश शिलालेख और सिक्का जमाखोरी की खोज की गई है। इस सिद्धांत को पुराण द्वारा भी समर्थित किया गया है, जैसा कि समर्थकों द्वारा तर्क दिया गया है, जो गंगा बेसिन में प्रयाग, साकेता और मगध क्षेत्रों के रूप में प्रारंभिक गुप्त राजाओं के क्षेत्र का उल्लेख करते हैं। एक अन्य प्रमुख सिद्धांत 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध भिक्षु येजिंग के खाते के आधार पर वर्तमान बंगाल क्षेत्र में पत मातृभूमि का पता लगाता है। येजिंग के अनुसार राजा चेली की तो वंश के संस्थापक श्री गुप्ता के साथ पहचाने गए ने एमाइली किया सीकिया पोनो के पास चीनी तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर बनाया, जाहिरा तौर पर मृगा शिखा का एक प्रतिलेखन बना। येजिंग का कहना है कि यह मंदिर नालंदा के पूर्व में 40 योजन से अधिक पूर्व में स्थित था, जिसका अर्थ यह होगा कि यह आधुनिक बंगाल क्षेत्र में कहीं स्थित था। एक अन्य प्रस्ताव यह है कि प्रारंभिक गुप्त साम्राज्य पश्चिम में प्रयाग से पूर्व में उत्तरी बंगाल तक फैला हुआ था। गुप्त अभिलेखों में वंश के वर्ण, सामाजिक वर्ग का उल्लेख नहीं है। कुछ इतिहासकार जैसे एस अल्टेकर ने यह सिद्धांत दिया है कि वे वैश्य मूल के थे, क्योंकि कुछ प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वैश्य वर्ण के सदस्यों के लिए गुप्त नाम का उल्लेख है। इतिहासकार आर.एस. शर्मा के अनुसार वैश्य जो परंपरागत रूप से व्यापार से जुड़े थे, पिछले शासकों द्वारा दमनकारी कराधान का विरोध करने के बाद शासक बन गए होंगे। वैश्य मूल सिद्धांत के आलोचकों का कहना है कि प्रत्यय गुप्त कई गैर वैश्यों के नामों के साथ साथ गुप्त काल के दौरान भी शामिल है, और वंशवादी नाम गुप्ता बस परिवार के पहले राजा के नाम से लिया गया हो सकता है। गुप्ता कुछ विद्वान जैसे एस.आर. गोयल का मानना कि गुप्त ब्राह्मण थे, क्योंकि उनके ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक संबंध थे, लेकिन अन्य लोग इस सबूत को अनिर्णायक मानते हुए खारिज करते हैं। गुप्त राजकुमारी प्रभावती गुप्ता के पुणे और रिद्धपुर शिलालेखों के आधार पर कुछ विद्वानों का मानना कि उनके पैतृक गोत्र कबीले का नाम धारण था, लेकिन इन शिलालेखों के एक वैकल्पिक पढ़ने से पता चलता है कि धारणा उनकी मां कुबेरनाग का गोत्र था। इतिहास गुप्त राजवंश के सबसे पहले ज्ञात राजा हैं। विभिन्न इतिहासकारों ने उनके शासनकाल की शुरुआत मध्य से लेकर 3री शताब्दी के अंत तक की है। श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की सी 240-280 सी और उनके बेटे घटोत्कच सी द्वारा सफल हुए। 280-319 सी
उसके बाद घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त। सी 319-335 सी चेलीकी 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध भिक्षु येजिंग द्वारा वर्णित एक राजा का नाम श्रीगुप्ता IST श्रीगुप्त श्री का एक प्रतिलेखन माना जाता है, एक सम्मानजनक उपसर्ग होने के नाते। येजिंग के अनुसार इस राजा ने मिली कियापोनो के पास चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। माना जाता है कि यह मोगाइखवाना का एक प्रतिलेखन है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में गुप्त और उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच को महाराजा, महान राजा के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि अगले राजा चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज, महान राजाओं का राजा कहा जाता है। बाद की अवधि में महाराजा की उपाधि का इस्तेमाल सामंती शासकों द्वारा किया जाता था, जिससे यह सुझाव मिलता है कि गुप्त और घटोत्कच जागीरदार थे, संभवतः कुषाण साम्राज्य के। हालांकि पूर्व गुप्त और उत्तर गुप्त काल दोनों में महाराजा शीर्षक का उपयोग करने वाले सर्वोपरि संप्रभुओं के कई उदाहरण हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। उसने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुप्त और घटोत्कच का दर्जा कम था और वे चंद्रगुप्त प्रथम की तुलना में कम शक्तिशाली थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से शादी की, जिसने उन्हें अपनी राजनीतिक शक्ति और प्रभुत्व का विस्तार करने में मदद की, जिससे उन्हें शाही उपाधि अपनाने में मदद मिली। महाराजाधिराज राजवंश के आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने उनका उत्तराधिकारी बनाया। हालांकि कच्छ नामक गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए सिक्कों की खोज ने इस विषय पर कुछ बहस को जन्म दिया है। एक सिद्धांत के अनुसार समुद्रगुप्त का दूसरा नाम कच्छ था। एक और संभावना यह है कि कच्छ सिंहासन के प्रतिद्वंद्वी दावेदार थे। समुद्रगुप्त 335 या 350 CE के आसपास अपने पिता के उत्तराधिकारी बने और सी तक शासन किया। 375 CE उनके दरबारी हरिसेना द्वारा रचित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख उन्हें व्यापक विजय का श्रेय देता है। शिलालेख में दावा किया गया है कि समुद्रगुप्त ने नागांव सहित उत्तरी क्षेत्र आर्यावर्त के 8 राजाओं को उखाड़ फेंका। यह आगे दावा करता है कि उसने वन क्षेत्र के सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया, जो संभवतः मध्य भारत में स्थित था। यह उन्हें दक्षिणी क्षेत्र दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराने का श्रेय भी देता है। इनमें से कई राजाओं की सटीक पहचान पर आधुनिक विद्वानों के बीच बहस होती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ये राजा भारत के पूर्वी तट पर स्थित क्षेत्रों पर शासन करते थे। शिलालेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त दक्षिण में पल्लव साम्राज्य तक आगे बढ़ा और कांची के पल्लव रीजेंट विष्णुगोपा को हराया। इस दक्षिणी अभियान के दौरान समुद्रगुप्त संभवतः मध्य भारत के वनपथ से होकर गुजरा, वर्तमान उड़ीसा में पूर्वी तट पर पहुंचा और फिर बंगाल की खाड़ी के तट के साथ दक्षिण की ओर चल दिया। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में उल्लेख है कि कई सीमावर्ती राज्यों और आदिवासी कुलीन वर्गों के शासकों ने समुद्रगुप्त को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके आदेशों का पालन किया और उनके सामने नतमस्तक किया। सीमावर्ती राज्यों में समताता, दावका, कामरूप, नेपाला और कार्तरीपुर शामिल थे। आदिवासी कुलीन वर्गों में मालव, अर्जुनायन, यौधेय, मद्रका और अभिरिस शामिल थे। अंत में शिलालेख में उल्लेख है कि कई विदेशी राजाओं ने व्यक्तिगत उपस्थिति से समुद्रगुप्त को खुश करने की कोशिश की। उसे अपनी बेटियों की शादी की पेशकश की या एक अन्य व्याख्या के अनुसार उसे कुमारियां उपहार में दी और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के लिए गरुड़ चित्रित गुप्त मुहर का उपयोग करने की मांग की। यह एक अतिशयोक्ति है। उदाहरण के लिए शिलालेख इन राजाओं में सिंगल के राजा को सूचीबद्ध करता है। यह ज्ञात है कि चीनी रोतों से कि सिंगल राजा मेघवर्ण ने बोधगया में एक बौद्ध मठ के निर्माण की अनुमति के लिए गुप्त राजा को समृद्ध उपहार भेजे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त के पेंगियरिस्ट ने कूटनीति के इस कार्य को अधीनता के कार्य के रूप में वर्णित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त वैष्णव थे, जैसा कि उनके एर अन शिलालेख से प्रमाणित है, और उन्होंने कई ब्राह्मण समारोह किए। गुप्त अभिलेखों में उन्हें गायों और सोने का उदार दान करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अश्वमेध अनुष्ठान घोड़े की बलि का प्रदर्शन किया, जिसका इस्तेमाल प्राचीन भारतीय राजाओं ने अपनी शाही संप्रभुता को साबित करने के लिए किया था, और इस प्रदर्शन को चिन्हित करने के लिए सोने के सिक्के, नीचे सिक्का देखें, जारी किए। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त को एक बुद्धिमान राजा और सख्त प्रशासक के रूप में प्रस्तुत करता है, जो गरीबों और असहायों की मदद करने के लिए पर्याप्त दयालु भी था। यह एक संगीतकार और कवि के रूप में राजा की प्रतिभा का भी संकेत देता है, और उन्हें कवियों का राजा कहता है। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्कों से इस तरह के दावों की पुष्टि होती है, जिसमें उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है।
ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त ने वर्तमान भारत में भारत गंगा के मैदान के एक बड़े हिस्से के साथ साथ मध्य भारत के एक बड़े हिस्से को सीधे नियंत्रित किया है। इसके अलावा उनके साम्राज्य में उत्तरी भारत के कई राजशाही और आदिवासी सहायक राज्य और भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र शामिल थे। रामगुप्त को 6ठी शताब्दी के नाटक देवी चंद्रगुप्त से जाना जाता है, जिसमें वह अपनी पत्नी को शत्रु शिकों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसके भाई चंद्रगुप्त को उस बचाने और शक राजा को मारने के लिए दुश्मन के शिविर में घुसना पड़ता है। इन घटनाओं की ऐतिहासिकता स्पष्ट नहीं है, लेकिन दुर्जनपुर में मिली 3 जैन मूर्तियों से रामगुप्त के अस्तित्व की पुष्टि होती है। शिलालेखों में उन्हें महाराजाधिराज के रूप में संदर्भित किया गया है। उनके तांबे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या भी एरन विदिशा क्षेत्र से मिली है और 5 अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत की गई है, जिसमें गरुड़, गरुड़ध्वज, शेर और सीमा किंवदंती प्रकार शामिल हैं। इन सिक्कों पर ब्राह्मी किंवदंतियां प्रारंभिक गुप्त शैली में लिखी गई हैं। गुप्त अभिलेखों के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने पुत्रों में से रानी दत्तादेवी से पैदा हुए राजकुमार चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, शक्ति का सूर्य, ने 375 से 415 तक शासन किया। उन्होंने कुंतला और नागा वंश नागकुलोत्पन्ना कुबेरनाग की कदम्ब राजकुमारी से शादी की। इस नागा रानी से उनकी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह न के वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। उनके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कर्नाटक क्षेत्र की एक कदम्ब राजकुमारी से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 409 तक चले अभियान में मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र के शक पश्चिमी क्षत्रपों को हराते हुए पश्चिम की ओर अपने क्षेत्र का विस्तार किया। उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी रुद्रसिंह III को 395 से पराजित किया गया और उन्होंने बंगाल के प्रमुखों को कुचल दिया। इसने तट से तट तक अपना नियंत्रण बढ़ाया, उज्जैन में दूसरी राजधानी की स्थापना की और साम्राज्य का उच्च बिंदु था। कुंतला शिलालेख भारतीय राज्य कर्नाटक के कुंतला क्षेत्र में चंद्रगुप्त के शासन का संकेत देते हैं। हुंज शिलालेख से यह भी संकेत मिलता है कि चंद्रगुप्त उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने में सक्षम था और बल्ख को जीतने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि कुछ विद्वानों ने गुप्त राजा की पहचान पर भी विवाद किया है। चालुक्य शासक विक्रमादित्य YR 1076-1126 सी ने अपने शीर्षक के साथ चंद्रगुप्त का उल्लेख किया और कहा कि राजाओं विक्रमादित्य और नंद की महिमा अब एक बाधा क्यों होनी चाहिए। उसने जोर से आदेश के साथ उस युग को समाप्त कर दिया जिसमें शक का नाम है और उस युग को बनाया जिसमें चालुक्य की गिनती है। युद्ध के माध्यम से साम्राज्य के निर्माण के बावजूद शासन को हिंदू कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान की अपनी प्रभावशाली शैली के लिए विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान याद किया जाता है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर के पैनल जैसे हिंदू कला के कुछ उत्कृष्ट कार्य गुप्त कला की भव्यता को दर्शाते हैं। इन सबसे ऊपर यह तत्वों का संश्लेषण था जिसने गुप्त कला को अपना विशिष्ट स्वाद दिया। इस अवधि के दौरान गुप्त बौद्ध और जैन संस्कृतियों को भी संपन्न करने के समर्थक थे और इस कारण से गैर हिंदू गुप्त काल की कला का एक लंबा इतिहास भी है। विशेष रूप से गुप्त काल की बौद्ध कला को अधिकांश पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रभावशाली होना था। चीनी विद्वान और यात्री फाक्सियन ने अपनी डायरी में कई प्रगति दर्ज की और बाद में प्रकाशित की। चंद्रगुप्त के दरबार को इस तथ्य से और भी शानदार बना दिया गया था कि यह नौ रत्न द्वारा सुशोभित था, 9 का एक समूह जो साहित्यिक कलाओं में उत्कृष्ट था। इन लोगों में कालिदास थे, जिनकी रचनाओं ने न केवल अपने युग में बल्कि आने वाले वर्षों में कई अन्य साहित्यिक प्रतिभाओं के कार्यों को बौना बना दिया। कालिदास मुख्य रूप से अपने पद्य में श्रृंगार रोमांटिक तत्व के सूक्ष्म शोषण के लिए जाने जाते थे। 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह लगभग 21 राज्यों को जीतने का श्रेय देते हैं। पूर्व और पश्चिम भारत में अपना अभियान समाप्त करने के बाद विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्तर की ओर अग्रसर किया, क्रमशः पश्चिम और पूर्व ऑक्सस घाटियों में स्थित परासियों, फिर हुनों और कंबोज जनजातियों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद राजा किरात साथ ही साथ भारत की पर्वतीय जनजातियों को कम करने के लिए हिमालय के पहाड़ों में चले गए। अपने एक काम में कालिदास ने शिकों को देश से हटाने का श्रेय भी उन्हें दिया है। उन्होंने लिखा, क्या यह विक्रमादित्य नहीं थे जिन्होंने शिकों को उज्जैन के सुंदर शहर से बाहर निकाल दिया था। उद्धरण कश्मीरी लेखक क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन पापी मलेच्छों का पूरी तरह से सफाया करके शक, मलेच्छ, कंबोज, यवन, तुषार, पारसिक, हून और अन्य जैसे बर्बर लोगों की पवित्र पृथ्वी को हटा दिया था।
फैक्सियन या फासीन आदि एक चीनी बौद्ध गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आने वाले तीर्थयात्रियों में से एक था। उन्होंने 399 में चीन से अपनी यात्रा शुरू की और 405 में भारत पहुंचे। 411 तक भारत में रहने के दौरान वे मथुरा, कन्नौज, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी और राजगृह की तीर्थ यात्रा पर गए और सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। साम्राज्य की स्थितियों के बारे में फैक्सियन प्रशासन की कोमलता से प्रसन्न था। दंड संहिता हल्की थी और अपराधों के लिए केवल जुर्माने से ही दंडित किया जाता था। उनके खातों से गुप्त साम्राज्य एक समृद्ध काल था। उनका लेखन इस काल के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र कुमारगुप्त प्रथम था, जो महादेवी ध्रुवस्वामी से पैदा हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। उसने 455 तक शासन किया। उसके शासनकाल के अंत में नर्मदा घाटी में एक जनजाति पुष्यमित्र साम्राज्य को धमक देने के लिए सत्ता में आए। कुमारगुप्त प्रथम के शासन के अंत में किदारियों ने संभवतः गुप्त साम्राज्य का सामना किया, जैसा कि उनके पुत्र स्कंदगुप्त ने भित्री स्तंभ शिलालेख में पुष्यमित्रों और हुनों पर पुनर्गठन और सैन्य जीत के माध्यम से एक देश को फिर से संगठित करने के अपने प्रयासों का उल्लेख किया है। वह नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, जिसे 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त को आमतौर पर महान गुप्त शासकों में अंतिम माना जाता है। उन्होंने विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि धारण की। उन्होंने पुष्यमित्र के खतरे को हराया, लेकिन फिर उत्तर पश्चिम से हमलावर किदारियों, कभी कभी हेफ्थलाइट्स या व्हाइट हून के रूप में जाना जाता है, जिसे भारत में श्वेता हून के रूप में जाना जाता है, का सामना करना पड़ा। उसने लगभग 455 ईस्वी में एक हून हमले को रद्द कर दिया, लेकिन युद्धों की कीमत ने साम्राज्य के संसाधनों को खत्म कर दिया और इसके पतन में योगदान दिया। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ शिलालेख किदारियों के हमलों के बाद गुप्त साम्राज्य के लगभग विनाश को याद करता है। ऐसा लगता है कि किदारियों ने गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी भाग को बरकरार रखा है। 467 में स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके भाई पुरुगुप्त ने उत्तराधिकारी बना लिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद साम्राज्य स्पष्ट रूप से गिरावट में था और बाद के गुप्त सिक्के 467-469 के बाद पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों पर उनके नियंत्रण के नुकसान का संकेत देते हैं। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त 467-473, कुमारगुप्त द्वितीय 473-476, बुधगुप्त 476-49, 5 नरसिंहगुप्त 495-530, कुमारगुप्त 3 530-540, विष्णुगुप्त 540-550 दो छोटे थे। प्रसिद्ध राजा अर्थात वैन्यागुप्त और भानुगुप्त 480 के दशक में तोरमाना और मेहरकुला के तहत अलचोन हून उत्तर पश्चिम में गुप्त रक्षा के माध्यम से टूट गए और उत्तर पश्चिम में अधिकांश साम्राज्य हूनों द्वारा 500 से आगे निकल गया। कुछ विद्वानों के अनुसार तोरमाना और उसके उत्तराधिकारी के हमलों के तहत साम्राज्य विघटित हो गया। मेहरकुल शिलालेखों से यह प्रतीत होता है कि गुप्त, हालांकि उनकी शक्ति बहुत कम हो गई थी, हूनों का विरोध करना जारी रखा। 510 में भानुगुप्त द्वारा हून आक्रमणकारी तोरमन को पराजित किया गया था। हूनों को पराजित किया गया था और 528 में मालवा के राजा यशोधर्मन और संभवतः गुप्त सम्राट नरसिंहगुप्त द्वारा भारत से बाहर निकाल दिया गया था। इन आक्रमणों ने, हालांकि केवल कुछ दशकों तक ही, भारत पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला और एक अर्थ में शास्त्रीय भारतीय सभ्यता का अंत कर दिया। आक्रमणों के तुरंत बाद गुप्त साम्राज्य, जो पहले से ही इन आक्रमणों से कमजोर हो गया था, और स्थानीय शासकों जैसे यशोधर्मन का उदय भी समाप्त हो गया। आक्रमणों के बाद उत्तरी भारत अव्यवस्थित हो गया था, जिसमें कई छोटी भारतीय शक्तियां गुप्तों के पतन के बाद उभरी थीं। कहा जाता है कि हून आक्रमणों ने यूरोप और मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापार को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। विशेष रूप से भारत रोमन व्यापार संबंध, जिनसे गुप्त साम्राज्य को बहुत लाभ हुआ था। गुप्त वंश नासिक, पैठण, पाटलिपुत्र और बनारस जैसे केंद्रों से रेशम, चमड़े के सामान, फर, लोहे के उत्पाद, हाथी दांत, मोती और काली मिर्च जैसे कई लग्जरी उत्पादों का निर्यात कर रहे थे। हूनों के आक्रमण ने संभवतः इन व्यापारिक संबंधों और उनके साथ आने वाले कर राजस्व को बाधित कर दिया। इसके अलावा भारतीय शहरी संस्कृति को गिरावट में छोड़ दिया गया था और बौद्ध धर्म, मठों के विनाश और बौद्ध विरोधी शैववादी मेहरकुला के हाथों भिक्षुओं की हत्या से गंभीर रूप से कमजोर हो गया, पतन शुरू हो गया।
तक्षशिला शहर जैसे सीखने के महान केंद्रों को नष्ट कर दिया गया, जिससे सांस्कृतिक प्रतिगमन हुआ। कहा जाता है कि 60 वर्षों के अपने शासन के दौरान अल्कोन ने शासक परिवारों और भारतीय जाति व्यवस्था के पदानुक्रम को बदल दिया है। उदाहरण के लिए, अक्सर कहा जाता है कि हूण राजपूतों के अग्रदूत बन गए थे। 6ठी शताब्दी के गुप्तों का उत्तराधिकार पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजवंश की मुख्य पंक्ति के टेल एंड मान्यता प्राप्त शासक राजा विष्णुगुप्त थे, जिन्होंने 540 से 550 तक शासन किया था। हूण आक्रमण के अलावा कारक जो गिरावट में योगदान करते हैं साम्राज्य में वाकाटकों से प्रतिस्पर्धा और मालवा में यशोधर्मन का उदय शामिल है। नौज के मौखरियों के राजा ईशानवर्मन का सिक्का गंगा क्षेत्र में गुप्तों के उत्तराधिकारी लगभग 535-553 सी शासक का मुख बाईं ओर है, जबकि गुप्त मुद्रा में शासक का मुख दाईं ओर है। यह संभवतः दुश्मनी और प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक है, जैसा कि तोरमान के कुछ इसी तरह के सिक्कों पर भी देखा जाता है। गुप्त सम्राट द्वारा अंतिम ज्ञात शिलालेख विष्णुगुप्त दामोदरपुर तांबे की प्लेट शिलालेख के शासनकाल से है, जिसमें वह 542/543 सी में कोटिवर्ष पश्चिम बंगाल में बांगगढ़ के क्षेत्र में भूमि अनुदान देता है। यह लगभग 532 ईस्वी में औलिकारा शासक यशोधर्मन द्वारा उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने के बाद आता है। पुरातत्वविद शंकर शर्मा के 2019 के एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण एक विनाशकारी बाढ़ थी जो उत्तर प्रदेश और बिहार में 6ठी शताब्दी के मध्य में हुई थी। पूर्व गुप्त साम्राज्य के केंद्र में गंगा क्षेत्र में गुप्तों के बाद मौखरी वंश और पुष्यभूति वंश का उत्तराधिकारी बना। मौखरियों और पुष्यभूतियों के सिक्के ने गुप्तों के चांदी के सिक्के के प्रकार का अनुसरण किया, प्रोफाइल में शासक के चित्र के साथ। हालांकि गुप्तों की तुलना में विपरीत दिशा में सामना करना पड़ रहा था, जो दुश्मनी का एक संभावित प्रतीक था, और रिवर्स पर मोर ब्राह्मी शासक के नाम को छोड़कर किंवदंती रखी जा रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में वे गुर्जर प्रतिहारों और बाद में चालुक्य परमार राजवंशों द्वारा सफल हुए, जिन्होंने भारत में पेश किए गए सासेनियन साम्राज्य के सिक्के के मॉडल पर तथाकथित इंडो सासेनियन सिक्का जारी किया। एल्चिन हूण द्वारा सैन्य संगठन मौर्य साम्राज्य के विपरीत गुप्तों ने भारतीय युद्ध में कई सैन्य नवाचारों की शुरुआत की। इनमें से मुख्य था घेराबंदी के इंजन, भारी घुड़सवार धनुर्धारियों और भारी तलवार घुड़सवार सेना का इस्तेमाल। भारी घुड़सवार सेना ने गुप्त सेना के मूल का गठन किया और हाथियों और हल्की पैदल सेना के पारंपरिक भारतीय सेना तत्वों द्वारा समर्थित थे। गुप्त काल में अश्वत्थ धनुर्धारियों के उपयोग का प्रमाण चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और प्रकाशादित्य पुरुगुप्त के रूप में माना जाता है के सिक्कों पर मिलता है, जो सम्राटों को अश्वत्थ धनुर्धारियों के रूप में दर्शाता है। दुर्भाग्य से इंपीरियल गुप्त सेना के सामरिक संचालन का विवरण देने वाले समकालीन स्रोतों की कमी है। शास्त्रीय संस्कृत लेखक और नाटककार कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत महाकाव्य कविता रघुवंश से सबसे अच्छी जानकारी मिलती है। कई आधुनिक विद्वानों ने इस विचार को सामने रखा कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से स्कंदगुप्त के शासनकाल तक जीवित रहे और रघु के अभियान रघुवंश में उनके नायक चंद्रगुप्त द्वितीय के अभियान को दर्शाते हैं। रघुवंश के सर्ग चतुर्थ में कालिदास बताते हैं कि कैसे राजा की सेनाएं शक्तिशाली घुड़सवार केंद्रित फौसियों की सेना और बाद में उत्तर पश्चिम में यवन शायद हूण के खिलाफ संघर्ष करती हैं। यहाँ उन्होंने राजाओं की नाम अश्वत्थ धनुर्धारियों के उपयोग का विशेष उल्लेख किया है और कहा कि घोड़ों को गर्मागर्म लड़ाइयों के बाद बहुत आराम की आवश्यकता होती है। गुप्त सेना की 5 भुजाओं में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ, हाथी और जहाज शामिल थे। वैन्यागुप्त के गुनाईगर ताम्रपत्र शिलालेख में जहाजों का उल्लेख है, लेकिन रथों का न ही। जहाज 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारतीय सेना का अभिन्न अंग बन गए थे। धर्म गुप्त पारंपरिक रूप से एक हिंदू राजवंश थे। वे रूढ़िवादी हिंदू थे, लेकिन उन्होंने अपनी मान्यताओं को बाकी आबादी पर नहीं थोपा, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी स्वीकार किए जाते थे और कभी कभी समर्थन भी करते थे। सांची बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। कहा जाता है कि कुमारगुप्त प्रथम सी 414 सी 455 सी ने नालंदा की स्थापना की थी। आधुनिक आनुवंशिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि गुप्त काल के दौरान ही दक्षिण एशियाई जाति समूहों ने अंतर्विवाह करना बंद कर दिया था। हालांकि बाद के कुछ शासकों ने बौद्ध धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा दिया। नरसिंहगुप्त बालादित्य सी 495 समकालीन लेखक परमार्थ के अनुसार महायानवादी दार्शनिक वसुबंधु के प्रभाव में लाया गया था।
उन्होंने नालंदा में एक संग्रामा और एक बुद्ध प्रतिमा के साथ एक 300 फीट 91 मीटर ऊंचा विहार भी बनाया, जिसके भीतर जुवानजेंग के अनुसार बोधि वृक्ष के नीचे न रमित महान विहार जैसा दिखता था। मंजूश्री मूलकल्प सी 800 सी के अनुसार राजा नरसिंहगुप्त बौद्ध भिक्षु बन गए और ध्यान के माध्यम से दुनिया को छोड़ दिया। चीनी भिक्षु जुवानजेंग ने यह भी कहा कि नरसिंहगुप्त बालादित्य के पुत्र वज्र, जिन्होंने एक संग्रामा भी नियुक्त किया था, विश्वास में दृढ़ हृदय। यह था प्रशासन। गुप्त साम्राज्य के अभिलेखीय अभिलेखों के एक अध्ययन से पता चलता है कि ऊपर से नीचे तक प्रशासनिक प्रभागों का एक पदानुक्रम था। साम्राज्य को राज्य, राष्ट्र, देश, मंडला, पृथ्वी और अवनी जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। इसे 26 प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें भुक्ति, प्रदेश और भोग के रूप में स्टाइल किया गया था। प्रांतों को भी विषयों में विभाजित किया गया और विषायपतियों के नियंत्रण में रखा गया। एक विषायपति ने अधिकारण प्रतिनिधियों की परिषद की मदद से विषय का प्रशासन किया, जिसमें 4 प्रतिनिधि शामिल थे: नागर श्रेष्ठी, सार्थकवाह, प्रथमाकुलिका और प्रथम कायस्थ। विषय के एक भाग को विधि कहा जाता था। गुप्त के सासानीद और बीजान्टिन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध भी थे। गुप्त काल के दौरान 4 गुना वर्ण व्यवस्था देखी गई थी, लेकिन जाति व्यवस्था तरल थी। ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मणवादी पेशे का भी पालन किया। क्षत्रिय व्यापार और वाणिज्य में शामिल थे। समाज काफी हद तक आपस में सह अस्तित्व में था। विरासत। इस अवधि के विद्वानों में वरामिहिर और आर्यभट्ट शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे शून्य को एक अलग संख्या के रूप में मानने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और सौर और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन किया। कालिदास, जो एक महान नाटककार थे, जिन्होंने शकुंतला जैसे नाटक लिखे और संस्कृत साहित्य के उच्चतम बिंदु को चिन्हित किया, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वे इसी काल के थे। सुश्रुत संहिता, जो शल्य चिकित्सा पर नवीन अध्यायों के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा की सभी प्रमुख अवधारणाओं पर एक संस्कृत पाठ है, गुप्त काल की है। कहा जाता है कि शतरंज इस अवधि में विकसित हुआ था, जहां 6वीं शताब्दी में इसका प्रारंभिक रूप केटुरांग के रूप में जाना जाता था, जिसका अनुवाद 4 डिवीजनों सेना के रूप में किया जाता है: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और रथ टुकड़ों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो कि क्रमशः आधुनिक प्यादा, नाइट, बिशप और किश्त में विकसित होगा। डॉक्टरों ने कई चिकित्सा उपकरणों का भी आविष्कार किया और यहां तक ऑपरेशन भी किया। भारतीय अंक, जो दुनिया में पहले स्थितीय आधार 10 अंक प्रणाली थे, की उत्पत्ति गुप्त भारत से हुई थी। सप्ताह में 7 दिनों के नाम गुप्त काल की शुरुआत में हिंदू देवताओं और रोमन नामों के अनुरूप ग्रहों पर आधारित थे। भारतीय विद्वान वात्स्यायन द्वारा प्राचीन गुप्त ग्रंथ कामसूत्र को व्यापक रूप से संस्कृत साहित्य में मानव यौन व्यवहार पर मानक कार्य माना जाता है। गुप्त काल के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने यह भी पाया कि चंद्र, माँ और ग्रह परावर्तित सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। प्रचलित ब्रह्मांड विज्ञान के बजाय, जिसमें ग्रहण छद्म ग्रहों के नोड्स राहु और केतु के कारण होते थे, उन्होंने ग्रहणों को पृथ्वी पर पड़ने वाली छाया के संदर्भ में समझाया। कला और वास्तुकला। गुप्त काल को आमतौर पर सभी प्रमुख धार्मिक समूहों के लिए उत्तर भारतीय कला का एक उत्कृष्ट शिखर माना जाता है। हालांकि पेंटिंग स्पष्ट रूप से व्यापक थी, बचे हुए काम लगभग सभी धार्मिक मूर्तियां हैं। इस अवधि में हिंदू कला में प्रतिष्ठित नक्काशीदार पत्थर के देवता के साथ साथ बुद्ध आकृति और जैन तीर्थंकर की आकृतियों का उदय हुआ, बाद में अक्सर बहुत बड़े पैमाने पर। मूर्तिकला के 2 महान केंद्र मथुरा और गांधार थे, जो बाद में ग्रीको बौद्ध कला का केंद्र था। दोनों ने मूर्तिकला का उत्तर भारत के अन्य भागों में निर्यात किया। मोटे तौर पर गुप्त शैली में सबसे प्रसिद्ध शेष स्मारक अजंता, एलिफेंटा और एलोरा क्रमशः बौद्ध, हिंदू और जैन सहित मिश्रित की गुफाएं वास्तव में बाद के राजवंशों के तहत बनाई गई थीं, लेकिन मुख्य रूप से गुप्त शैली की स्मारकता और संतुलन को दर्शाती हैं। अजंता में इस और आसपास के काल की पेंटिंग के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण अवशेष हैं, जो एक परिपक्व रूप दिखाते हैं, जिसका शायद लंबे समय तक विकास हुआ था, मुख्यतः पेंटिंग महलों में। हिंदू उदयगिरी गुफाएं वास्तव में राजवंश और उसके मंत्रियों के साथ संबंध दर्ज करती हैं, और देवगढ़ में दशावतार मंदिर एक प्रमुख मंदिर है, जो महत्वपूर्ण मूर्तिकला के साथ जीवित रहने वाले सबसे पहले में से एक है।